हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आई होप आप सभी की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी आपके आने वाले यूके पीएससी यूके ट्रिपल एस सी एग्ज़ाम्स को लेकर। सो फ्रेंड्स, आपका उत्तराखंड में एसआई का एग्ज़ाम जल्द ही होने वाला है, जिसके पहले आपके फिजिकल होंगे और फिजिकल केवल और केवल क्वालिफाइंग नेचर के होंगे। इसीलिए आपको फोकस करने की ज़रूरत है अपने सिर्फ और सिर्फ रिटन एग्ज़ाम पर, ठीक है, क्योंकि आपकी जो मेरिट है वो फिजिकल मार्क्स के आधार पर नहीं बनेगी, केवल आपके रिटन एग्ज़ाम ही उसमें ऐड होंगे। सो आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं उत्तराखंड एसआई 2021 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व। और ये जो पेपर है ये डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम हुआ था, जो कि पहले से ही पुलिस विभाग में लोग होते हैं उनको एक मौका दिया जाता है एक एग्ज़ाम के तहत एसआई बनने का, दरोगा बनने का, जिसमें कि आपस के लोग ही वो कम्पीट करते हैं। ठीक है, तो ये 2021 का पेपर है। अब देखिए, इस पेपर को समझ लेते हैं। अधिकतम अंक इसमें 300 है, जबकि क्वेश्चन नंबर है वो 150 है, यानी कि एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का होगा। ठीक है, तो इस तरह से इसमें 150 क्वेश्चन है, जिसमें से कि 1 से लेके 50 तक सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी और हिंदी के क्वेश्चन है, और 51 से 100 तक पुलिस प्रक्रिया के हैं, जो कि उन्हीं के होते हैं। 101 से 150 तक विधि प्रकार के हैं, ये भी उन्हीं के हैं। ठीक है, तो अभी हमने इस क्वेश्चन पेपर में सॉल्व करने हैं केवल 50 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, जो कि जीके जीएस हिंदी के क्वेश्चन होंगे, जो कि हमारे काम के हैं। ठीक है, इसमें जो टाइमिंग हमारे पास है वो है 2 घंटे की, और नेगेटिव मार्किंग होगी 0.5 मार्क्स की। ठीक है, तो अब हम इस क्वेश्चन पेपर को अच्छी तरह समझ लेते हैं। तो देखिए, यहाँ से जो पहला भाग है, पहला खंड है, वो 1 से लेकर 50 प्रश्नों तक का है, जिसमें सामान्य ज्ञान, सामान्य अदर और हिंदी के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आपको आराम से क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है। ओनली 50 क्वेश्चन हमको सॉल्व करने हैं, सभी ऑप्शंस ध्यान से देखने हैं, और हमें देखना है कि हम 50 में से कितने मार्क्स इस क्वेश्चन पेपर में ला सकते हैं, ताकि हमारी आगे की प्रैक्टिस हो जाए और हर क्वेश्चन को हम डिटेल में समझेंगे। उससे जुड़े हुए अन्य किस प्रकार से क्वेश्चन आगे हमें क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल सकते हैं, इन पर भी हम डिस्कस करेंगे। तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। सबसे पहला क्वेश्चन हमसे पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मंगलेश डबराल की है। ऑप्शन हमारे पास है जंगल का दर्द, काठ की घंटियां, पहाड़ पर लालटेन, या फिर युगधारा। तो इन चारों ऑप्शन में से जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, पहाड़ पर लालटेन। मंगलेश डबराल जी की रचना है। मंगलेश डबराल जो हैं वो उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल से बिलोंग करते हैं, जिनका जन्म 1948 में हुआ था और मृत्यु उनकी हुई थी 2020 में। ठीक है, इनकी कुछ प्रसिद्ध रचनाएं भी हैं जो हमको याद रखनी है, क्योंकि पूछ सकते हैं एग्जाम में, जो कि है हम जो देखते हैं। ये इनकी सबसे प्रसिद्ध रचना है, हम जो देखते हैं। और ये क्यों है प्रसिद्ध? क्योंकि इसी रचना के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो देखिए, जब भी आप हिंदी साहित्य पढ़ते हैं और किसी भी लेखक के बारे में पढ़ते हैं, तो उनसे जुड़े हुए जो पुरस्कार होते हैं उनकी रचनाएं पूछी जाती हैं। जिस प्रकार से मंगलेश डबराल की जो रचना है हम जो देखते हैं, इनके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ठीक है, तो याद रखना है आपको। इनकी जो अन्य रचनाएं हैं, जैसे कि एक बार, घर का रास्ता, आयोवा, पहाड़ पर लालटेन पढ़ लिया आपने, बच्चों के लिए चिट्ठी, इस प्रकार की जो रचनाएं हैं वो बहुत ही प्रसिद्ध हैं। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है। संयुक्त व्यंजन पूछा है। ठीक है, संयुक्त स्वर भी होते हैं और संयुक्त व्यंजन भी होते हैं, लेकिन क्वेश्चन में हमसे संयुक्त व्यंजन पूछा है, और ऑप्शन भी सभी व्यंजन के ही दिए हैं। तो देखिए, ऑप्शन में है ण, श्र, फ और ह। तो संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं? जो दो स्वरों से व्यंजनों से मिलकर बनते हैं। ठीक है, वो संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं, जो दो व्यंजनों से मिलकर बनते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, श्र। क्यों होगा श्र? श्र का अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो क्या बनेगा? श धन र। सलजम वाला श लिखना है आपको और र लिखना है, तो इससे बनता है श्र। तो इसी प्रकार से हिंदी वर्णमाला में टोटल कितने व्यंजन होते हैं? संयुक्त व्यंजन 4 व्यंजन होते हैं। कौन कौन से? अक्ष, त्र, ज्ञ और लास्ट वाला श्र। तो इन सभी का हमसे विच्छेद भी पूछ लिया जाता है किसी किसी एग्जाम में। जैसे पूछ लेते हैं कि अक्षों का विच्छेद क्या होता है, सही कौन सा होगा? तो क्या होगा? क होगा, जो उसके नीचे हलंत लगा होगा, क्योंकि क आधा होगा, फिर श उसमें जुड़ेगा, तब जाके अक्षौ बनेगा। उसी तरह से अगर त्र का पूछ लें तो त में हलंत लगेगा और फिर र होगा, तब जाके त्र बनेगा।
अगर हमसे ज्यों का पूछते हैं तो ज्यों के लिए क्या होगा, जौ होगा, फिर उसके नीचे हलंत लगेगा और फिर अंग्यों होगा, ठीक है। और श्रो का तो आपको पता ही चल गया है कौन सा है, शलजम वाला श्यो, हलंत ड्रॉ, ठीक है। आगे वाले व्यंजन में हमेशा हलंत लगेगा क्योंकि वो अपूर्ण होता है, इसीलिए उसको पूरा करने के लिए जब दूसरा व्यंजन लगाते हैं तब जाके वो संयुक्त व्यंजन बनता है। तो आपने समझ लिया संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, 4 होते हैं। लेकिन अगर आने वाले एग्जाम में हमसे संयुक्त स्वर पूछा जाए तो भी वो 4 ही होते हैं। तो संयुक्त स्वर कौन कौन से होते हैं ये भी हम जान लेते हैं। ए, आई, ओ, औ। तो ये 4 क्या होते हैं, संयुक्त स्वर होते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन को हमें ध्यान से देखना है कि हमसे संयुक्त व्यंजन पूछा है या फिर संयुक्त स्वर पूछा है। इसी प्रकार से कुछ और चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं इस क्वेश्चन में, क्योंकि जो ये वर्णमाला वाला क्वेश्चन होता है, ये चैप्टर होता है, तो ये थोड़ा टेक्निकल चैप्टर होता है और इसको समझना बहुत ज़रूरी है। इससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि इससे बनता है कि अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं। अंतस्थ व्यंजन भी 4 होते हैं, कौन कौन से, य, र, ल और वो। उसी तरह से ऊष्म व्यंजन भी पूछ लेते हैं कभी कभी, ये भी 4 होते हैं, कौन कौन से, श, श, श और ह, ठीक है। उसी तरह से ह्रस्व स्वर भी पूछा जाता है कभी कभी, ह्रस्व स्वर, ठीक है, ह्रस्व स्वर पूछा जाता है, तो ये भी 4 होते हैं। मैंने 4 वाली संख्याओं वाले आपको बता रही हूँ, ओ, छोटा ई, छोटा ऊ और री, तो ये होते हैं ह्रस्व स्वर, ठीक है। तो इतना आपको याद रखना है क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। अब है क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, इसमें हमसे पूछा गया है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। ऑप्शंस है डॉक्टर ललित पांडे पर्यावरण के लिए, डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी पर्यावरण के लिए, जसपाल राणा लोकगीत के लिए और गौरा देवी चिपको आंदोलन के लिए। तो देखिए इसमें जो सुमेलित नहीं है वो होगा ऑप्शन सी, जसपाल राणा लोकगीत लिखा है, जबकि इतना फेमस नाम है ये किसके लिए, खेलों के लिए, और खेल में भी किसके लिए, निशानेबाजी के लिए। तो जसपाल राणा जो है उत्तराखंड के ही हैं और इनको अर्जुन पुरस्कार भी मिल चुका है, 2002 में इनको पद्मश्री अवार्ड में मिला था। तो ये खेलों से संबंधित हैं और खेल में आते हैं ये निशानेबाजी से, और कई स्वर्ण पदक इन्होंने जीते हैं, इसीलिए इनका एक उपनाम है गोल्डन बॉय, ठीक है। इसको भी आपको याद रखना है क्योंकि उत्तराखंड के हैं और उपनाम मिला है इनको गोल्डन बॉय करके। तो आपसे पूछ सकते हैं गोल्डन बॉय के नाम से किसे जाना जाता है, तो जसपाल राणा, जिनका संबंध है निशानेबाजी से। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, अगले क्वेश्चन में पूछा है हाथी गुम्फा शिलालेख किस शासक से संबंधित है। ऑप्शंस हमारे पास है खारवेल, गौतमीपुत्र सातकर्णी, अशोक या फिर चंद्रगुप्त मौर्य। करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा कलिंग राजा खारवेल। कलिंग राजा खारवेल से संबंधित है क्या, हाथी गुम्फा शिलालेख। अगला क्वेश्चन है झूम खेती की जाती है, झूम खेती कहाँ की जाती है। 4 राज्य दिए गए हैं, उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, हरियाणा में और असम में। तो देखो झूम खेती जो है वो भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में की जाती है। उत्तर पूर्वी यानी कि पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। उत्तर पूर्वी ये भाग होता है और यहाँ पर इन राज्यों में क्या आता है, असम आता है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, असम। तो असम में झूम खेती की जाती है। झूम खेती क्या होती है, झूम खेती को हम स्थानांतरी खेती भी कहते हैं, और इस नाम से आप समझ जाएंगे, स्थानांतरी यानी कि स्थान परिवर्तन करते रहना किसी भी खेती का। तो जहाँ पर भी जंगल झाड़ियाँ होती हैं उनको साफ कर कर, उस भूमि को साफ कर कर वहाँ पर कुछ फसल उगाई जाती है, और जब तक वो भूमि उर्वर रहती है, जब तक वो उपजाऊ रहती है, तब तक उस पर खेती की जाती है, और फिर उसके बाद वो छोड़ दी जाती है और उस फसल को किसी और जगह पर स्थानांतरित कर दिया जाता है। इसीलिए हम झूम खेती को क्या कहते हैं, स्थानांतरी खेती कहते हैं, और ये भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में अधिकतर की जाती है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है। तो दोस्तों लोकसभा और राज्यसभा ये 2 सभाएं होती हैं, जिसमें से कि उच्च सदन कौन सा होता है, राज्यसभा, ठीक है। तो अब हमसे पूछा है कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति कौन होते हैं, राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। तो यहाँ पर उपराष्ट्रपति की बात आ ही गई है, तो हम डिस्कस कर लेते हैं अभी वर्तमान में 2024 में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है।
वो हैं श्री जगदीप धनखड़ जी। तो आपसे करंट अफेयर में ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और साथ ही जीके से क्वेश्चन बन सकता है कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। वो थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। ठीक है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, सरकारी बजट की अवधि सामान्यतः होती है। तो देखो, जब भी कोई बजट आता है तो वो कितने टाइम के लिए आता है, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 5 वर्ष या फिर 10 वर्ष। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1 साल के लिए। 1 साल के लिए बजट पेश किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, वित्त मंत्री के द्वारा किया जाता है। और अभी वर्तमान में हमारी वित्त मंत्री कौन है, निर्मला सीतारमण। ठीक है, भारत की वित्त मंत्री कौन है, निर्मला सीतारमण। तो सरकारी बजट पेश किसके द्वारा किया जाता है, वित्त मंत्री के द्वारा किया जाता है, और ये 1 वर्ष के लिए किया जाता है। 1 वर्ष में 1 अप्रैल को ये स्टार्ट होता है। हमारा वित्तीय वर्ष जो होता है, हमारा वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और अगले साल 31 मार्च तक ये खत्म हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा वित्तीय वर्ष होता है भारत का। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। ई पशु हाट पोर्टल का भारत में शुभारंभ किया गया था, कब किया गया था। ई पशु हाट पोर्टल का भारत में शुभारंभ कब किया गया था। ऑप्शन है 28 जनवरी 2017 को, 26 नवंबर 2016 को, 8 नवंबर 2016 को, या 16 दिसंबर 2016 को। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 26 नवंबर 2016 को ई पशु हाट पोर्टल का भारत में शुभारंभ किया था। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9। पंच केदारों में कितने केदार रुद्रप्रयाग जिले में स्थित हैं। उत्तराखंड से पंच केदार, पंचबद्री, पंचप्रयाग, इनसे क्वेश्चन बनते हैं। अभी हमसे पंच केदारों में कितने केदार रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है पूछा है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 केदार। कैसे होगा 3, वो भी जान लेते हैं। तो देखो, उत्तराखंड में टोटल 5 केदार हैं। पंच केदार इनको बोला जाता है, जिसमें कि हमें सीरीज से सारे केदार याद होने चाहिए, क्योंकि हमसे ये भी पूछ सकते हैं कि पहला केदार कौन सा है, दूसरा केदार कौन सा है, तीसरा कौन सा है, चौथा कौन सा है और पांचवा कौन सा है। ठीक है, तो पहले केदार में कौन आता है, केदारनाथ मंदिर आता है। ठीक है, केदारनाथ मंदिर कहाँ है, रुद्रप्रयाग में है। तो एक तो हमें मिल गया, रुद्रप्रयाग में है। ठीक है, और दूसरा केदार है तुंगनाथ। तुंगनाथ भी कहाँ है, ये भी रुद्रप्रयाग में ही है, तो दूसरा केदार भी रुद्रप्रयाग में। तीसरा केदार है मद महेश्वर नाथ, ये भी कहाँ है, रुद्रप्रयाग जिले में। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन 3 सही हुआ। अब जो चौथा और पांचवा केदार है, चौथा केदार है रुद्रनाथ और पांचवा केदार है कल्पेश्वर नाथ। ठीक है, तो इस तरह से 5 केदार हो गए। पांचों को हमें पता होना चाहिए कहाँ कहाँ पर स्थित है। चौथा और पांचवा केदार कहाँ है, चमोली में स्थित है। ठीक है, अब जो इनकी मेन बात है, पांचों केदारों के एक तो आपको सीरीज से नंबर याद होने चाहिए, साथ ही जिले याद होने चाहिए, और यहाँ पर भगवान शिव के किस भाग की पूजा की जाती है वो भी आपको याद होना चाहिए। इस तरह से भी क्वेश्चन बनता है। तो केदारनाथ में भगवान शिव के पृष्ठ भाग यानी कि पीठ की पूजा की जाती है। तुंगनाथ में भगवान शिव के भुजाओं की यानी कि हाथ की बाहों की पूजा की जाती है। मद महेश्वर में भगवान शिव की नाभि की पूजा की जाती है। और चौथा केदार है रुद्रनाथ, यहाँ पर रुद्रनाथ है तो चेहरे की, मुख की पूजा की जाती है। और कल्पेश्वर नाथ में केश यानी कि बालों की पूजा की जाती है। तो इतना आपको याद रखना है पंच केदारों के बारे में। तुंगनाथ जो है वो पूरे विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित शिव का मंदिर है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और केदारनाथ के बारे में तो आप सभी जानते हैं, हमारे चारों धामों में से एक धाम है केदारनाथ, जो कि सबसे प्रसिद्ध धाम है, रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। साथ ही वो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। और ये किस नदी के तट पर है ये भी पता होना चाहिए। तो केदारनाथ मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, कभी आपसे नदी का पूछते हैं तो पता होना चाहिए मंदाकिनी नदी कहाँ बहती है, रुद्रप्रयाग में केदारनाथ के किनारे पर बहती है मंदाकिनी नदी। और यहाँ पर एक ताल भी है, आपको याद होगा तो शुरवदी ताल कहते हैं, उसका नाम चौराबाड़ी ताल भी है। गांधी सरोवर भी है, वहाँ पर गांधी जी की अस्थियाँ प्रवाहित की गई थी, वो भी आपको पता होना चाहिए। चलो, इतनी बातें हो गई हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास। इसमें हमसे पूछा है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। तो देखिए, कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, कला में, चिकित्सा में, रचनात्मक लेखन में या फिर विज्ञान में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, विज्ञान में। ठीक है, विज्ञान के क्षेत्र में कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। इसमें पूछा है किस राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा हरिद्वार बद्रीनाथ से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन है राष्ट्रीय राजमार्ग
72, NH58, NH74 या फिर NH87। तो ये सभी राष्ट्रीय राजमार्ग जो हैं पुराने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग दिए गए हैं, जिसमें हमसे हरिद्वार बद्रीनाथ से जुड़ा हुआ है वाला बताना है। करेक्ट आंसर इसमें होगा NH58, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और इसका जो नया नाम है वो NH7 है, ठीक है। तो अगर आप नया राष्ट्रीय राजमार्ग पढ़ेंगे तो NH7 इसका नया नाम है। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है, चराना में मूल क्रिया है। तो देखो, जब आपने क्रिया पढ़ी होगी तो आपको पता होगा जो क्रिया होती है उसका मुख्य जो रूप होता है वो क्या होता है, धातु होता है। मूल रूप क्या होता है, धातु होता है। तो हर क्रिया शब्द धातु से बना होता है। तो यहाँ पर चराना में मूल क्रिया पूछा है। चराना एक कार्य है, इसमें मूल क्रिया कौन सी है? तो ऑप्शन आपको दिए गए हैं, चरना, चर, चरवाना या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, चरना। चरना से बना है क्या? चराना, ठीक है। तो मूल रूप क्या होगा? चरना, और इससे बना है चराना, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा है कि फेंक कर चलाए जाने वाले हथियार को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है शस्त्र, औजार, उपकरण या फिर अस्त्र। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जो फेंक कर चलाए जाते हैं उन औजारों को कहा जाता है अस्त्र, लेकिन जो हाथ में पकड़ कर चलाए जाते हैं उनको कहा जाता है शस्त्र, ठीक है। इतना आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, जब कोई देश अपनी घरेलू वस्तु विश्व के अन्य देशों में बेचता है तो उसे कहते हैं, अर्थशास्त्र से क्वेश्चन है। तो देखो, जब हम अपने देश की वस्तु को किसी दूसरे देश में बेचेंगे तो उसको क्या कहेंगे? हम निर्यात कहेंगे, बिल्कुल सही, निर्यात कहेंगे। लेकिन दूसरों की वस्तु अगर हमारे देश में आएगी तो उसको क्या बोलेंगे? आयात बोलेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें हमसे पूछा है पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना भारत में सबसे पहले किस राज्य में हुई थी? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये पूछा जाता है। पंचायती राज व्यवस्था टॉपिक आपको बिल्कुल क्लियर कर लेना है अपनी पॉलिटी में से। तो पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले कहाँ स्थापित हुई थी? ऑप्शन है राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश या फिर महाराष्ट्र। तो बिल्कुल सही जवाब है आपका, राजस्थान में हुई थी। और राजस्थान के भी कौन से? नागौर से ये स्टार्ट हुई थी। जो नागौर है वो राजस्थान का एक ज़िला है। और पंचायती राज व्यवस्था जो है गाँव के लिए बनाई गई थी। तो गाँव यहाँ पर बगधरी गाँव में हुआ था ये। उस वक्त जो प्रधानमंत्री थे भारत के, कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब आपसे इसकी डेट भी पूछी जाती है कि जो पंचायती राज व्यवस्था है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 2 अक्टूबर 1959 में, ठीक है। 2 अक्टूबर 1959 में इसकी शुरुआत हुई थी पंचायती राज व्यवस्था की। कहाँ से हुई थी? राजस्थान के नागौर ज़िले से हुई थी। और आपको याद रखना है, इस वक्त जो प्रधानमंत्री थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। अब जो पंचायती राज व्यवस्था है उसका संविधान में कहाँ पर उल्लेख है वो भी पता होना चाहिए। तो संविधान में इसका उल्लेख है अनुच्छेद 40 में, ठीक है। आर्टिकल 40 में इसका उल्लेख है। इसमें जो पंचायतों का गठन है उससे संबंधित निर्देश दिए गए हैं अनुच्छेद नंबर 40 में, ठीक है। और अगर हम बात करें कि पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख, तो वो 11वीं अनुसूची में है। तो हमारे संविधान में टोटल कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। लेकिन पंचायती राज व्यवस्था का जो उल्लेख है वो 11वीं अनुसूची में आता है, जिसके अंदर 29 विषय आते हैं ना, तो उसी में है पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख, ठीक है। तो जब यहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था स्टार्ट हुई थी तो उस वक्त कुछ मेन समितियाँ भी बनाई गई थी। तो उन समितियों के नाम आपने सुने होंगे, बलवंत राय समिति, अशोक मेहता समिति, GV राय समिति। इस तरह से ये नाम आपको याद रखना है इस टॉपिक से। और एक क्वेश्चन आता है यहाँ से कि जो स्थानीय स्वशासन के जनक थे वो कौन थे, ठीक है। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है रिपन को, ठीक है। रिपन याद रखना है आपको, रिपन नाम याद रखना है। तो देखिए 15 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 16 है, इसमें पूछा है कि कार्यालय पत्र होते हैं किस प्रकार के होते हैं? अनौपचारिक होते हैं, औपचारिक होते हैं, व्यक्तिगत होते हैं या फिर पारिवारिक होते हैं? तो करेक्ट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा जो औपचारिक पत्र होते हैं कार्यालय पत्र के अंदर आएंगे। तो देखो, जो पत्र होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। कोई भी पत्र 2 टाइप के होते हैं, जिसमें कि एक टाइप है औपचारिक और एक है अनौपचारिक। औपचारिक मतलब कि ऑफिशियल, जो कि हम किसी भी ऐसी संस्था, कार्यालय, प्रकाशक, दुकानदार,
इस तरह के लोगों को जब हम कोई ऑफिशियल पत्र लिखते हैं, ऑफिशियल लेटर भेजते हैं, तो बिल्कुल हम अच्छी सी भाषा में लिखते हैं, तो उसे औपचारिक बोलेंगे। लेकिन अगर अनौपचारिक पत्रों की बात की जाए तो हम ऐसे लोगों को देते हैं जो कि हमारे बहुत क्लोज़ होते हैं, जैसे कि हमारे रिश्तेदार होते हैं, हमारे फ्रेंड्स होते हैं, फैमिली में कोई लोग हैं, या फिर हमें किसी को बधाई देनी है, तो हम अपनी लैंग्वेज का इतना ज़्यादा सोचते नहीं है कि हमें बिल्कुल क्या लिखना है, आज्ञाकारी लिखना है, क्या लिखना है, इस तरह से हम कुछ नहीं सोचते हैं। ठीक है, तो याद रखना अनौपचारिक और औपचारिक 2 टाइप के पत्र होते हैं, जिसमें कार्यालय पत्र कौन सा होता है, औपचारिक होगा, क्योंकि वो कार्यालय के लिए है। तो अब हमारे पास है अगला क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड की साक्षरता कितनी है। तो 2011 में ही लास्ट जनगणना हुई थी, तो उसके अनुसार बताना है उत्तराखंड की कितनी साक्षरता है। तो आप सभी को पता होगा उत्तराखंड की कितनी है। बिल्कुल सही आपने अंदाज़ा लगाया है, 78.82% हमारे उत्तराखंड की साक्षरता है। और उसमें अगर हम फीमेल्स की बात करते हैं तो फीमेल्स की 70% है, और मेल्स की बात करें तो 87.40% मेल्स की यहाँ पर साक्षरता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें पूछा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा क्रिया विशेषण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा क्रिया विशेषण नहीं है। ठीक है, तो जल्दी, अगर हम सेंटेंस बनाएं कि जल्दी चलो, तो चलो के आगे जल्दी लगा रहे हैं, यानी कि क्रिया विशेषण है। धीरे चलो, तो चलो के आगे हम धीरे भी लगा सकते हैं, तो धीरे चलो। अभी चलो, ये भी कर सकते हैं। तो ये तीनों क्या है, क्रिया विशेषण है। लेकिन सुंदर, सुंदर क्या है, सुंदर क्रिया विशेषण नहीं है। तो ये सुंदर है क्या, सुंदर विशेषता है, यानी कि ये विशेषण है। सुंदर किसी भी क्रिया की विशेषता बताता है, जैसे कि वह सुंदर है, तो उसकी विशेषता क्या है, सुंदर है, तो ये विशेषण होगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है, कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो देखो, कर्क रेखा नहीं गुजरती है, मकर रेखा गुजरती है, इस तरह से क्वेश्चन आपने हर एग्जाम में देखा होगा, तो क्यों ना आप इसको याद ही कर लो। कर्क रेखा जो होती है वो 8 राज्यों से होकर गुजरती है भारत में। तो किस प्रकार से होता है, जैसे अगर मान लो कि ये जो भारत का मैप है वो इस प्रकार से भारत का नक्शा है। ठीक है, भारत का नक्शा इस प्रकार से है, तो वो इस तरह से होती है। जो कर्क रेखा होती है वो हॉरिजेंटल होती है। तो भारत में गुजरात से लेकर यहाँ पर तक मिजोरम तक वो पहुँचती है। ठीक है, तो इसमें आपके जो 8 राज्य हैं उनसे टच होती हुई वो जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन में हमें दिया गया है गुजरात से, बिहार से, राजस्थान से, मिजोरम से। अब नहीं गुजरती है, बिहार से नहीं गुजरती है। अब वो किस प्रकार नहीं गुजरती है, पहले हमें 8 राज्यों के नाम पता होने चाहिए, तभी हमें समझ में आएगा कि वो किस प्रकार से नहीं गुजर रही है। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए, जो सबसे पहला नाम है वो क्या है, यहाँ पर सबसे पहला कौन होता है, गुजरात होता है। फिर उसके बाद राजस्थान आता है, फिर बीच में क्या आता है, मध्य प्रदेश आता है। फिर उसके बाद क्या आता है, छत्तीसगढ़ आता है। फिर उसके बाद झारखंड, झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद त्रिपुरा, और लास्ट में मिजोरम। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है कर्क रेखा के टोटल 8 राज्य। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास है, इसमें हमसे पूछा है मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी। ऑप्शन है कन्नौज, तक्षशिला, हस्तिनापुर या फिर पाटलिपुत्र। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी पाटलिपुत्र, जो कि अब क्या है, पटना है। ठीक है, पाटलिपुत्र, पटना का पुराना नाम पाटलिपुत्र है। और जो पाटलिपुत्र की स्थापना भी पूछ लेते हैं कभी कभी, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी, उदयन ने की थी। और ये क्वेश्चन आई थिंक आबकारी के प्रीवियस पेपर में पूछा गया था, शायद 2021 वाले में ये क्वेश्चन कि जो पाटलिपुत्र है उसकी स्थापना किसने की थी। तो किसने की थी, उदयन ने की थी, ये आपको याद होना चाहिए। मौर्य साम्राज्य की बात हो रही है तो आपको पता होना चाहिए मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, नाम से पता लग रहा है। और अगर आपसे पूछते हैं कि जो मौर्य साम्राज्य है उसका महानतम शासक कौन रहा है, महानतम पूछा जाए तो क्या होगा, सम्राट अशोक। ठीक है, पुराणों में अशोक को सम्राट अशोक बोला गया है, इसलिए आपको याद रखना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, वह रमेश के साथ खेलता है, इसमें वह क्या है, क्रिया है, विशेषण है, संज्ञा है या सर्वनाम है। तो आपको सीधे सीधे दिखाई दे रहा है वह क्या है, सर्वनाम है, जो कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। तो वह रमेश के साथ खेलता है, वह क्या है, सर्वनाम है, रमेश क्या है, संज्ञा है, खेलता, खेलना क्या होता है, क्रिया होती है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपसे हाँ, आपका जो आबकारी एग्ज़ाम हुआ था प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में, तो उसमें आपसे पूछा जाता था कि जो आप है वो किस प्रकार का सर्वनाम है। ठीक है, तो वह है सर्वनाम।
सॉरी अपने पूछा था आपसे, अपने, ठीक है, अपने, अपने घर जाऊंगा, इस प्रकार से। तो अपने घर जाऊंगा, अपने किस प्रकार का सर्वनाम है, तो वो पुरुषवाचक सर्वनाम है, क्योंकि वो अपनी बात कर रहा है, ठीक है। लेकिन जब कहते हैं कि अपने आप, तब वहाँ पर निजवाचक सर्वनाम होता है। जब अपने आप कहते हैं तब निजवाचक, लेकिन अगर बोलते हैं कि मैं घर जाऊंगा तो पुरुषवाचक, क्योंकि मेरी बात हो रही है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है, बागेश्वर में 14 जनवरी 1921 को कुली बेगार व्यवस्था के विरोध का नेतृत्व किस नेता ने किया था? तो आपको क्या पता है कुली बेगार के बारे में? बागेश्वर में ये कुली बेगार व्यवस्था का अंत हुआ था 14 जनवरी 1921 को, ठीक है। तो इसमें जो नेतृत्व करता थे वो कौन थे? बद्रीदत्त पांडे, गोविंद बल्लभ पंत, विक्टर मोहन जोशी, या कोई नहीं? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बद्रीदत्त पांडे ने इनका नेतृत्व किया था कुली बेगार व्यवस्था को खत्म करने के लिए। सरयू नदी के तट पर, सरयू नदी में क्या करे थे? कुली बेगार के जितने भी दस्तावेज थे वो बहा दिए गए थे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इसमें पूछा है बीणाई क्या है? बीणाई क्या है? नृत्य है, गीत है, वाद्य यंत्र है, कोई नहीं है? तो आप सभी को पता है वाद्य यंत्र है। जो बीणाई है वो उत्तराखंड का लोक वाद्य यंत्र है, लेकिन अब ये लुप्त होने की कगार में है। कुछ इस तरह से ये बनता है, ये लोहे से बनाया जाता है, एक चिमटे की तरह होता है ये, आई थिंक इस तरह से होता है, ऐसे चिमटे की तरह बनाया जाता है, इसी तरह से होता है कुछ ये। इसमें जो आगे की दो पत्तियां होती हैं उसको मुंह पर दबाया जाता है और इस तरह से होता है आई थिंक ये, ठीक है। तो जो ये बिनाई है इसको मुंह से बजाया जाता है, और ये हमारे राज्य के साथ साथ और भी जगह होता है, जैसे राजस्थान में ये वहाँ पर भी बजाया जाता है, वियतनाम में भी ये बजाया जाता है। तो बीणाई एक तरह का वाद्य यंत्र है जो मुख से बजाया जाता है, ठीक है, लोहे का बना होता है, लेकिन अब ये लुप्त होने की कगार पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा है, चंद शासकों की प्रथम राजधानी कहाँ थी? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? चंपावती, ठीक है। चंपावत से ही राजबुंगा किले के निर्माण से ही सोमचंद ने अपने शासन की शुरुआत की थी। कत्यूरी रानी से उन्होंने शादी की थी, ठीक है। कत्यूरी शासक की पुत्री थी ब्रह्मदेव की, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा है हमसे, नख शब्द का विलोम है निकट, न्यून, न्यास या फिर शिख? तो नख का विलोम होता है शिख। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विलोम शब्द इसी प्रकार से पूछ जाते हैं, टफ टफ पूछ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है पूछा है? नैनी सैनी पिथौरागढ़ में है, बिल्कुल सही है। चिन्यालीसौड़ हवाई अड्डा टिहरी गढ़वाल में दिया गया है, पर ये गलत है। फूलबाग ऊधम सिंह नगर में है। जॉली ग्रांट देहरादून में है। तो जो चिन्यालीसौड़ हवाई अड्डा है वो कहाँ पर है? उत्तरकाशी में है, ठीक है, उत्तरकाशी में है, उत्तरकाशी में। तो आपको याद रखना है। तो टोटल उत्तराखंड में कितने हवाई अड्डे हैं? 5 हवाई अड्डे हैं। नैनी सैनी पिथौरागढ़ में, चिन्यालीसौड़ उत्तरकाशी में, फूलबाग ऊधम सिंह नगर में, पंतनगर में, देहरादून में कौन सा है? जॉली ग्रांट है। और आपका जो लास्ट बचता है वो है चमोली में। अब चमोली में भी नाम उसका है गौचर हवाई अड्डा, तो गौचर में ही है वो, गौचर हवाई अड्डा उसका नाम। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है, प्रज्ञानंद किस खेल से संबंधित है? प्रज्ञानंद किससे संबंधित है? करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा शतरंज से ये संबंधित है। अगला पूछा है, भारत में हरित क्रांति के जनक हैं। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? बिल्कुल करेक्ट जवाब आपने दिया है, डॉक्टर MS स्वामीनाथन है। लेकिन अगर आपसे विश्व में पूछा जाता है, विश्व में जो हरित क्रांति है उसके प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, तो वहाँ पर जवाब आपका बदल जाएगा और क्या हो जाएगा? नॉर्मन बोरलॉग, ठीक है, इस प्रकार से लिखा जाता है, नॉर्मन बोरलॉग, लॉग, ठीक है। नॉर्मन बोरलॉग को हरित क्रांति का प्रवर्तक मानते हैं। लेकिन अगर भारत में पूछ रहे हैं तो डॉक्टर MS स्वामीनाथन होगा। और अगर आपसे श्वेत क्रांति का पूछे तो वर्गीस कुरियन होगा। इनको हम क्या कहते हैं? मिल्क मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो भारत में जो राज्यसभा होती है उसमें राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों को चुना जाता है अलग से, ठीक है, जो कि राष्ट्रपति ही चुनते हैं। तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी एक गर्म जलधारा है? गर्म कौन सी पूछा है? लेब्राडोर धारा, फॉकलैंड धारा, क्यूराइल धारा, ये सभी ठंडी जलधारा हैं। लेकिन ऑप्शन डी गल्फ स्ट्रीम धारा ये एक गर्म जलधारा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है, बंगाल विभाजन
कब हुआ था? 1902, 5, 6 या फिर 8? तो करेक्ट आंसर क्या है? 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और इस समय के गवर्नर जनरल का भी नाम आपसे पूछते हैं कि बंगाल विभाजन के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो याद रखना है कर्जन। ठीक है, कर्जन इनका नाम याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 32 हमसे संचार वाले लेसन से पूछा है। जनसंचार माध्यम का एक रूप है समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविजन या उपयुक्त सभी। तो आप सभी को पता है उपयुक्त सभी जनसंचार के ही माध्यम है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है, कुमाऊं का प्रथम ब्रिटिश कमिश्नर कौन था? कुमाऊं का फर्स्ट ब्रिटिश कमिश्नर पूछा है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? एडवर्ड गार्डनर, ई गार्डनर। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 34। इसमें हमसे पूछा है, कोटी इछाड़ी बांध उत्तराखंड के किस नदी पर बना है? ऑप्शंस हमारे पास है अगलाड़, आसन, टोंस या फिर गिरी। तो करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा टोंस नदी पर। कोटी इछाड़ी बांध जो है टोंस नदी पर बना हुआ है। टोंस नदी कहाँ पर बहती है? ये देहरादून के डाक पत्थर के पास है। तो मतलब देहरादून में बहती है टोंस नदी, और जो कोटी इछाड़ी बांध है वो डाक पत्थर के पास में है। देहरादून में ही एक शहर है डाक पत्थर। अब जो टोंस नदी है ना, ये बहुत फेमस नदी है देहरादून की तरफ की। तो जो टोंस नदी है वो किसकी सहायक नदी है, ये पूछा जाता है क्वेश्चन में। तो ये यमुना की सहायक नदी है टोंस नदी। और ये किससे मिलकर बनी है, ये भी पूछते हैं। तो रूपिन और सुपिन दो नदियों के नाम आपने पढ़े होंगे जब आपने यमुना तंत्र पढ़ा होगा। ठीक है, रूपिन और सुपिन, ये दो नदियाँ। तो रूपिन और सुपिन नदी जब मिलती हैं तब जाके टोंस का निर्माण होता है, तमसा का निर्माण होता है। तो कुछ दूरी तक तमसा बोलते हैं, फिर उसके बाद हम उसको टोंस बोलते हैं। ठीक है, तो कालसी में यमुना नदी से मिल जाती है टोंस नदी। कालसी आपने नाम सुना होगा जहाँ पर शिलालेख मिले हैं। तो इतना आपको पता होना चाहिए। और इनके बारे में भी आप डिटेल से पता करें कि रूपी नदी कहाँ से आती है। हिमाचल प्रदेश से आती है। हिमाचल के भी कहाँ से आती है? डोगरा क्वार क्षेत्र से आती है। आपने पढ़ा होगा जब यमुना तंत्र पढ़ रहे होंगे आप। सूपी नदी कहाँ की है? ये तो उत्तराखंड की है। कहाँ की है? उत्तरकाशी जिले के बंदरपुष्ट पर्वत का जो उत्तरी ढाल होता है वहाँ पर स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर जो है वहाँ से निकलती है सूपिन नदी। दोनों आपको पता होना चाहिए। फिर ये दोनों नदियाँ जब मिल जाती है तब इनको तमसा बोलते हैं, फिर उसके बाद इसको टोंस बोलते हैं। टोंस यमुना की सहायक नदी होती है, देहरादून में बहती है, डाक पत्थर के पास में कोटी इछाड़ी बांध है। इतना आपको पता होना चाहिए। हर क्वेश्चन का जो आंसर है उसके बारे में आपको डिटेल पता होनी चाहिए, और नहीं पता है तो उसको पता कीजिए, उसको बनाइए, उसको याद कीजिए। ठीक है, समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है? राजाजी नेशनल पार्क की स्थापना कहाँ हुई थी? नेशनल पार्क और राष्ट्रीय वन्यजीव अभयारण्य, इनसे तो क्वेश्चन बनते ही बनते हैं हर पेपर में। तो यहाँ पर पूछा है राजाजी नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन इसमें जो करेक्ट हो जाएगा वो होगा 1983 में। ठीक है, जो राजाजी नेशनल पार्क है 1983 में इसकी स्थापना हुई। सभी पार्क आपको पता होने चाहिए, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि पार्कों की संख्या कितनी है। एक क्वेश्चन पेपर में ये भी पूछा गया है कि उत्तराखंड में टोटल कितने वन्यजीव अभयारण्य हैं, कितने नेशनल पार्क हैं। तो टोटल नेशनल पार्क कितने हैं, राष्ट्रीय उद्यान टोटल कितने हैं? 6 हैं। ठीक है, और अभयारण्य अगर आपसे पूछते हैं तो टोटल 7 हैं। 6 में भी कौन कौन से हैं? एक राजाजी नेशनल पार्क है, 1983 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, कितने जिलों में फैला हुआ है? 3 जिलों में, देहरादून, पौड़ी, हरिद्वार में। फिर अगला आता है नेशनल पार्क में एक कॉर्बेट नेशनल पार्क आ जाता है जो कि एशिया का सबसे पुराना है ना। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1936 में हुई थी। इसकी स्थापना भी पूछते हैं क्योंकि ये सबसे पुराना है ना, इसलिए इसकी स्थापना भी पूछते हैं। और ये भी 2 जिलों में है, पौड़ी में और नैनीताल में। ठीक है, लेकिन प्रवेश द्वार नैनीताल के ठिकाला से है, लेकिन पौड़ी और नैनीताल दोनों में है, ये पता होना चाहिए आपको। एक नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान भी है, चमोली में। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान उत्तरकाशी में है। और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ होगा? चमोली में ही होगा, और सबसे छोटा भी यही है। ठीक है, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ये उत्तरकाशी में। और सबसे बड़ा भी कौन है? गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान है। ये नेशनल पार्क के बारे में। ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए। अब अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, और लास्ट होता है द्रव्यवाचक। ठीक है, तो इसमें हमसे भाववाचक पूछा है। भाववाचक यानी कि ऐसा शब्द जो किसी के भाव को प्रकट करे। तो ऑप्शन है सफलता, अच्छा, लड़का, निकट। तो देखो यहाँ पर लड़का और निकट तो आपको बिल्कुल नहीं लग रहा होगा, लेकिन 2 में आप कन्फ्यूज़ हो रहे हैं। किस किस में? सफलता में और अच्छा में। अब आपको कैसे पता चले कि कौन सा भाव है? तो देखो इसका ना एक सेंटेंस बनाओ कि मुझे सफलता मिली, वह अच्छा लड़का है।
तो वह अच्छा लड़का है में हम लड़का की विशेषता बता रहे हैं कि वो अच्छा है, यानी कि ये क्या है, ये विशेषण शब्द है। अच्छा क्या होता है, विशेषण होता है। तो बचा क्या हमारे पास, मुझे सफलता मिली। सफलता को आप छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, लेकिन फील तो कर सकते हो ना। फील का मतलब ही तो भावना, भाव होता है। तो भाववाचक संज्ञा क्या होगी, सफलता। अगला क्वेश्चन है, प्लेटफॉर्म किस भाषा का शब्द है। प्लेटफॉर्म आपको तो नाम से पता चल रहा है अंग्रेजी भाषा का ही होगा, क्योंकि रूसी, अरबी, फारसी तो आप लगाएंगे नहीं इस पे टिक। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड उच्च शिक्षा निदेशालय कहाँ पर स्थित है। हरिद्वार, हल्द्वानी, देहरादून या फिर अल्मोड़ा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, हल्द्वानी में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना PMUY प्रारंभ की गई, ये कब प्रारंभ की गई पूछा है। तो ये प्रारंभ की गई थी 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया से। ठीक है, उत्तर प्रदेश के बलिया से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत हुई थी 1 मई 2016 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। एग्जिम बैंक आयात व निर्यात के लिए वित्तीय सुविधाएं प्रदान करता है, बिल्कुल सही है। RBI बैंक बैंकों का बैंक कहलाता है, बिल्कुल सही है। IDBI औद्योगिक वित्त बैंक है, बिल्कुल सही है। FCI व्यावसायिक संस्थाओं को वित्तीय सहायता देता है, ये रॉन्ग है। तो आपका ऑप्शन डी इसमें इनकरेक्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। तो कोडरमा प्रसिद्ध है अभ्रक के लिए। ये जो कोडरमा स्थान है वो कहाँ पर है, झारखंड में स्थित है, और यहाँ पर अभ्रक पाया जाता है। ठीक है, अभ्रक पाया जाता है, इसीलिए प्रसिद्ध है। अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 42, संविधान में नागरिकता का उल्लेख किस भाग में किया गया है। तो संविधान के सभी भाग आपको पता होने चाहिए, क्योंकि भागों के अंदर ही तो अनुच्छेद आते हैं, है ना। तो भाग आपको पता होने चाहिए। तो भागों में हमसे पूछा है नागरिकता किस भाग के अंतर्गत आता है। तो किस भाग के अंतर्गत आता है, नागरिकता आता है दूसरे भाग में। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए हमको ना भाग हमें पता होनी चाहिए कि किस भाग में क्या बोला गया है। जैसे पहले भाग में क्या बोला गया है कि संघ और उसका राज्य क्षेत्र, संघ के बारे में और राज्यों के बारे में, उस राज्य क्षेत्र के बारे में हमें बताया जाता है, जो कि अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक होता है। भाग 2 के बारे में क्या बताया जाता है, नागरिकता, जो कि हमने अभी पढ़ा। अब भाग 2 में कितने अनुच्छेद होते हैं, 5 से लेकर 11 तक होते हैं। फिर भाग 3 किसके बारे में बताता है, मौलिक अधिकार के बारे में बताता है, जो कि 12 से लेकर 35 तक होता है। फिर भाग 4 क्या बताता है, नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बताता है, जो कि 36 से लेकर 51 होते हैं। और जो भाग 5 है वो किसके बारे में बताता है, मौलिक कर्तव्यों के बारे में। मौलिक कर्तव्य कौन से अनुच्छेद में आता है, 51 के क में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मौलिक कर्तव्य कि किस भाग में होता है, ये किस अनुच्छेद में आता है, ये अनुच्छेद 51 के क भाग में आता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 में हमसे पूछा है, उत्तराखंड में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि एम्स की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो उत्तराखंड में एम्स कहाँ पर स्थित है, ऋषिकेश में स्थित है, और इसकी स्थापना हुई थी सन 2004 में। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, परिष्कृत शब्द का अर्थ क्या है। शुद्ध किया हुआ, खराब किया हुआ, तोड़ा हुआ या जोड़ा हुआ। करेक्ट आंसर हो जाएगा शुद्ध किया हुआ, यानी कि परिष्कृत। अगला है, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान है। इतिहास में जो गौतम बुद्ध है उसमें बौद्ध धर्म के बारे में आपको सभी कुछ पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बौद्ध धर्म, जैन धर्म। तो गौतम बुद्ध का जन्म स्थान पूछा है हमसे, वो कहाँ पर होगा, लुम्बिनी। लुम्बिनी कहाँ है, नेपाल में स्थित है। ठीक है, नेपाल में। अगला क्वेश्चन है, आप चाय पीजिए, आप चाय पीजिए। तो ये किस प्रकार का वाक्य है पूछा है, विधिवाचक है, विधानवाचक है, संकेतवाचक है या संदेहवाचक है। तो देखो जो वाक्य होते हैं वो अर्थ के दृष्टि से कितने होते हैं, टोटल 8 प्रकार के होते हैं। इनमें से हमको 3 वाक्य दिए गए हैं, 3 यानी कि विधिवाचक और विधानवाचक एक ही वाक्य हैं। ठीक है, विधिवाचक और विधानवाचक एक ही वाक्य होता है। आई डोंट नो इसमें अलग अलग करके क्यों दिया है, जबकि विधिवाचक विधानवाचक तो एक ही प्रकार है, और संकेतवाचक संदेहवाचक। तो इसमें करेक्ट आंसर हम विधिवाचक लगा लेंगे, आप चाय पीजिए, क्योंकि संकेत हम नहीं दे रहे हैं, संदेह हमें नहीं हो रहा है, लेकिन विधिवाचक है। लेकिन विधानवाचक ही विधिवाचक होता है, दोनों सेम ही है, पता नहीं इसमें दोनों ऑप्शन अलग अलग क्यों दिए हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित शब्दों में से तद्भव शब्द बताना है। तद्भव यानी कि जो हिंदी के शब्द होते हैं। ओष्ठ संस्कृत का शब्द है, तत्सम है ना, क्योंकि ओष्ठ का अर्थ तो होंठ होता है।
कोयल हिंदी का शब्द है, यही करेक्ट आंसर होगा। अग्नि, अग्नि का आग होता है। स्वर्ण का सोना होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, स्वामी श्रद्धानंद ने हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, तो वो कब की थी? 1902 में की थी। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस चिन्ह का प्रयोग वाक्य के मध्य में होता है? बीच में क्या हो रहा है ये? क्वेश्चन नंबर 49 में पूछा है, किस चिन्ह का प्रयोग वाक्य के मध्य में होता है? पूर्ण विराम सबसे लास्ट में लगता है। निर्देशक जो चिन्ह होता है वो इस प्रकार से शुरुआत में लगता है। और विवरण चिन्ह किस प्रकार से होता है? इस प्रकार से होता है। अल्प विराम कैसा होता है? बीचों बीच होता है। ठीक है, इस प्रकार से। तो अल्प विराम इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 50 है हमारे पास। लास्ट क्वेश्चन ये हमारे वीडियो का। सोना नदी अभ्यारण्य स्थित है। देखो अभी हमने नेशनल पार्क पढ़े, राष्ट्रीय उद्यान पढ़े। अब हमसे अभ्यारण्य के बारे में पूछा है कि सोना नदी कहाँ पर स्थित है। तो ये कहाँ स्थित है? पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। बिल्कुल आपने सही बताया है। तो हमारे 50 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में हम एक बार थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो हमारे उत्तराखंड में टोटल वन्यजीव अभ्यारण्य कितने हैं? 7 है। ठीक है, जैसे कि राष्ट्रीय उद्यान 6 थे तो वन्यजीव अभ्यारण्य 7 हैं। तो सातों के बारे में हमें पता होना चाहिए कि वो किस जिले में स्थित है। जैसे कि सबसे बड़ा जो हमारा वन्यजीव अभ्यारण्य है वो कौन सा है? केदारनाथ वन्यजीव विहार। केदारनाथ वन्यजीव विहार कहाँ है? रुद्रप्रयाग में है। एक है गोविंद वन्यजीव विहार जो कि कहाँ है? उत्तरकाशी में है। गोविंद वन्यजीव विहार और गोविंद राष्ट्रीय उद्यान दोनों ही हैं। ठीक है, दोनों ही उत्तरकाशी में है। तो गोविंद वन्यजीव विहार जो है सबसे पुराना वन्यजीव विहार है उत्तराखंड का। एक आता है अस्कोट वन्यजीव विहार भी है। ये कहाँ होता है? ये पिथौरागढ़ में है। एक बिनसर वाला है, बिनसर वन्यजीव अभ्यारण्य, तो ये कहाँ है? अल्मोड़ा में है। मसूरी वन्यजीव विहार कहाँ है? देहरादून में ही है। नंदौर कहाँ है? नंदौर नदी भी बहती है ना इधर, चंपावत और नैनीताल साइड। तो नंदौर वन्यजीव विहार कहाँ है? नैनीताल और चंपावत दोनों जिलों में होगा। मसूरी सबसे छोटा है इसमें। ठीक है, और जब हमने राष्ट्रीय उद्यान पढ़े थे तो फूलों की घाटी सबसे छोटा था। यहाँ वन्यजीव विहार में मसूरी वन्यजीव विहार सबसे छोटा है। ठीक है, सारे हमने डिस्कस कर लिए हैं। तो इस तरह से आज हमने सॉल्व करे उत्तराखंड एसआई पेपर 2021 के 50 क्वेश्चन जो कि जीके, जीएस और हिंदी से थे। इसके बाद वाले तो सब पुलिस विभाग वाले हैं, उसको हमें नहीं देखना। सो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपकी इस वीडियो से कई क्वेश्चन के आपको सवाल के जवाब मिल गए होंगे। आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी क्योंकि मैंने कोशिश की है कि हर सवाल के आपको दूसरे सवाल बनाकर डिस्कस किया जाए। इसी तरह के और क्वेश्चन पेपर भी लाती रहूँगी मैं। तो अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।